कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो मतलब 300-400 करोड़ रुपए के भारी कर्ज में पूरी तरह डूब चुकी हो। उनका सारा सामान, उनके गहने गोदामों में लगभग 2.5 साल से धूल खा रहे हो और विदेशी ग्राहकों से पैसा आना भी पूरी तरह बंद हो गया हो। बिल्कुल। और थक हार कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन्हें दिवालिया अदालत में घसीट ले जाए। अब एक आम निवेशक या विश्लेषक की नज़र में तो ये कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए ना। उस कंपनी को पूरी तरह मृत घोषित कर दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में तो कोई भी यही सोचेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दिन में आए तो वही कंपनी न सिर्फ उस दिवालियापन के गर्त से बाहर आ चुकी है, बल्कि 25% के शुद्ध मुनाफे के साथ पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की कगार पर खड़ी है। देखिए, ये सच में कॉर्पोरेट फाइनेंस के इतिहास में सबसे हैरान करने वाले टर्न अराउंड यानी वापसी के मामलों में से एक है। एक ऐसी डिस्ट्रेस्ड एसेट जिसे बाजार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, उसका इस तरह एक हाई प्रॉफिट रिटेल लीडर के रूप में वापस लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हाँ, पर हम जानते हैं कि वित्तीय दुनिया में चमत्कार नहीं होते, केवल ठोस रणनीतियां और कड़े फैसले होते हैं। और आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पीसी ज्वेलर्स की। बिल्कुल, और इस चर्चा के लिए हमने काफी गहराई से रिसर्च की है। हाँ, इस विश्लेषण के लिए हमने वित्तीय रिपोर्टों, DSIJ सही ट्रेड ब्रेन्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के मार्केट एनालिसिस और कई ऐतिहासिक केस स्टडीज का इस्तेमाल किया है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये असंभव सी लगने वाली वापसी आखिर हुई कैसे। पर मुझे लगता है पीसी ज्वेलर की मौजूदा सफलता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये कंपनी कितनी गहराई में गिर चुकी थी, क्योंकि बिना उस खौफनाक पतन को समझे इस शानदार वापसी की असल अहमियत समझ नहीं आएगी। मैं भी यही सोच रही थी, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर हम 2014 से 2018 के दौर पे नजर डालें तो पीसी ज्वेलर शेयर बाजार की आंखों का तारा हुआ करती थी। मतलब महज 4 सालों में इसके शेयर 50 रुपए से उड़कर 500 रुपए तक पहुंच गए थे। बाप रे, ये तो लगभग 1000% का रिटर्न हुआ। हाँ, और देश भर में इनके 84 से ज्यादा बड़े शोरूम खुल चुके थे। हर तरफ इनका ही दबदबा था। लेकिन फिर जनवरी 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। वक्रांगी नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने पीसी ज्वेलर में केवल 0.51% हिस्सेदारी खरीदी। अब मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है, और अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, कि केवल 0.5% हिस्सेदारी खरीदने से इतना बड़ा भूचाल कैसे आ सकता है कि पूरी कंपनी ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका जवाब उस समय के माहौल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में छिपा है। देखिए, वक्रांगी कोई आम कंपनी नहीं थी। उस वक्त मार्केट रेगुलेटर्स से भी उन पर शेयर बाजार में हेरफेर करने की जांच कर रहा था। ओहो, मतलब एक दागी कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी? बिल्कुल। जब ऐसी दागी कंपनी पीसी ज्वेलर में हिस्सेदारी खरीदती है तो बाजार में ये संदेश जाता है कि शायद पीसी ज्वेलर के प्रमोटर्स भी उस हेरफेर में शामिल हैं। शेयर बाजार तो पूरी तरह से धारणा और भरोसे पर चलता है, ये डर कि कहीं दोनों कंपनियों का कोई गलत गठजोड़ तो नहीं है, निवेशकों में पैनिक फैलाने के लिए काफी था। और मुझे याद है, ये पैनिक सिर्फ बाहरी नहीं था, आग में घी डालने का काम खुद कंपनी के अंदरूनी मामलों ने किया था। उसी दौरान ये खबर भी आई कि कंपनी के संस्थापक ने अपने रिश्तेदारों को ऑफ मार्केट शेयर गिफ्ट किए हैं। हाँ, सीधे बाजार के बाहर। इससे गवर्नेंस पर जो रहस्य सवाल थे वो भी खड़े हो गए। राइट, लोग सोचने लगे कि आखिर प्रमोटर्स पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं। मैं गहनों के व्यापार को हमेशा एक विशाल पानी की पाइपलाइन की तरह देखती हूँ। इस बिजनेस में पानी का मतलब है आपका वर्किंग कैपिटल या कैश। माल बने, बिके, पैसा आए और फिर नया माल बने, पानी बहता रहना चाहिए। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है आपने, एकदम सटीक एनालॉजी है। तो हुआ ये कि जब अफवाहें उड़ी और गवर्नेंस पर सवाल उठे तो ग्राहकों और निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूट गया। पाइपलाइन में पानी जमने लगा। कैश फ्लो रुक गया। हाँ, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एक मीट्रिक होता है डेज सेल्स ऑफ इन्वेंट्री, जिसे हम DSI कहते हैं। ये बताता है कि कंपनी अपने स्टॉक में रखे गहनों को कितने दिनों में बेच पाती है। वित्त वर्ष 2018 में पीसी ज्वेलर का DSI लगभग 200 दिन था, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए काफी नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अफवाहों के बाद वित्त वर्ष 2020 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 900 दिन हो गया। 900 दिन, मतलब जो हार या अंगूठी आज बनकर तैयार हुई है, उसे बिकने और उसका पैसा वापस कंपनी के खाते में आने में 2.5 साल से ज्यादा का समय लग रहा था। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए मौत की घंटी है। सही कहा। और पाइपलाइन सिर्फ घरेलू बाजार में नहीं जमी थी, निर्यात का हाल तो और भी भयानक था।
विदेशी ग्राहकों से पैसा 9-9 महीने तक अटका रहने लगा। कंपनी का पूरा कैश फ्लो ही सूख गया। और क्योंकि गहनों का बिजनेस बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो जब माल बिकना बंद हुआ, कंपनी अपने रोजमर्रा के खर्च और बैंकों का ब्याज चुकाने में असमर्थ होने लगी, राइट? बिल्कुल। कर्ज का पहाड़ बढ़ता गया और इसी का नतीजा था कि 2022 में पीसी ज्वेलर्स ने 3,400 करोड़ रुपए के विशाल बैंक लोन पर डिफॉल्ट कर दिया। 3,400 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये तो बिल्कुल एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन के पटरी से उतरने जैसा था, जहां खराब मौसम यानी बाजार की अफवाहें और खराब रख रखाव यानी कर्ज और गवर्नेंस दोनों ने मिलकर तबाही मचाई। एकदम सही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरकार हार मानकर उन्हें दिवालिया अदालत में खींच लिया। उस समय हर वित्तीय विश्लेषक ने पीसी ज्वेलर की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी थी। पर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। 2024 आते आते कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से बाहर आ जाती है। यहाँ मुझे सच में एक बात समझ नहीं आ रही है, दिवालिया अदालत के दरवाजे से कोई कंपनी ऐसे वापस लौटती कैसे है? इस वापसी का सबसे बड़ा कारण सितंबर 2024 में उठाया गया एक रणनीतिक कदम था। 14 बैंकों के एक कंसोर्शियम के साथ पीसी ज्वेलर का वन टाइम सेटलमेंट या जिसे ओटीएस कहते हैं वो हुआ। ये इस पूरे टर्नअराउंड की असल नींव है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। 14 बैंक अचानक इतने दयालु कैसे हो गए? जब किसी कंपनी पर 3,400 करोड़ का कर्ज हो, तो क्या बैंकों के लिए ये ज्यादा सुरक्षित नहीं था कि वे कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दें, गोदामों में पड़ा सारा सोना नीलाम करें और अपना जो भी पैसा बच सकता है वो निकाल लें? देखिए, सतह पर ऐसा लग सकता है कि बैंकों ने मेहरबानी की, लेकिन असल में ये शुद्ध गणित और रिकवरी का खेल था। जब कोई रिटेल ब्रांड दिवालिया होता है ना, तो उसकी संपत्ति की नीलामी से बैंकों को बहुत कम पैसा और वापस मिलता है, अक्सर कर्ज का सिर्फ 20 से 30%। अच्छा, क्योंकि ब्रांड की वैल्यू तो जीरो हो चुकी होती है। बिल्कुल। बैंकों ने ये महसूस किया कि पीसी ज्वेलर का ब्रांड अभी भी लोगों के बीच जाना पहचाना है। अगर वे कर्ज के एक बड़े हिस्से को प्रेफरेंशियल शेयर यानी इक्विटी या मालिकाना हक में बदल दें, तो उन्हें कंपनी के भविष्य के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलेगी। अरे वाह, मतलब बैंकों ने सोचा कि मरी हुई कंपनी की हड्डियां बेचने से बेहतर है उसे जिंदा करके दौड़ने दिया जाए ताकि वो खुद अपना कर्ज चुका सके। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी समझौते के तहत पीसी ज्वेलर ने बैंकों को नकद भुगतान के साथ साथ अपनी कंपनी के शेयर दिए। यही कारण है कि आज एसबीआई और यूनियन बैंक की पीसी ज्वेलर में हिस्सेदारी है। इस एक कदम से कंपनी के ऊपर से वो भारी भरकम ब्याज चुकाने का बोझ हट गया जो उनके बचे खुचे कैश फ्लो को खा रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ भी आंकड़े कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आसानी से हजम नहीं होता। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही तक बैंक का कर्ज 68% कम हो चुका था और अब वे सितंबर 2026 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने के लक्ष्य पर हैं। कर्ज कम हुआ ये तो समझ आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का क्या? हाँ, वो आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। मतलब वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 649 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था और ठीक एक साल बाद वित्त वर्ष 2025 में 575 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया गया। रातों रात 1200 करोड़ रुपए का ये स्विंग कैसे आया? क्या ये सिर्फ कागजों पर किया गया कोई अकाउंटिंग का खेल है या मुख्य व्यापार में वाकई कोई बदलाव आया है? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है। जब एक साल में इतना बड़ा वित्तीय बदलाव दिखता है, तो अक्सर इसके पीछे वन टाइम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं। वन टाइम सेटलमेंट के कारण बैंकों ने जो कर्ज या ब्याज माफ किया, वो कंपनी की बैलेंस शीट पर एक्सेप्शनल गेन के रूप में दर्ज होता है। एक मुश्त मुनाफे के तौर पे। हाँ, इससे उनका नेट मार्जिन अचानक बहुत ज्यादा दिखने लगता है। तो मतलब ये सिर्फ किताबों का जादू है, असली व्यापार में कोई दम नहीं है? नहीं, पूरी तरह से ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आधा सच है। असली कहानी हमें वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के ऑपरेशनल आंकड़ों में मिलती है। देखिए, केवल कर्ज कम होना काफी नहीं है। अगर लोग आपके गहने नहीं खरीद रहे हैं, तो कंपनी फिर डूब जाएगी। सही बात है। लेकिन पीसी ज्वेलर के घरेलू राजस्व में उस तिमाही में 37% की शानदार वृद्धि देखी गई और ये 875 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जैसे ही ब्याज का बोझ हटा और वर्किंग कैपिटल दोबारा उपलब्ध हुआ, रुकी हुई मशीन अपनी पूरी क्षमता से चलने लगी। जब आपको कमाए हुए पैसे का बड़ा हिस्सा ब्याज में नहीं देना पड़ता, तो बढ़ा हुआ राजस्व सीधा आपके मुनाफे में जोड़ने लगता है। समझ गई। यानी वो जो बर्फ जमी थी पाइपलाइन में,
वो पिघल गई है और पानी फिर से पूरी रफ्तार से बहने लगा है। बैलेंस शीट साफ हो चुकी है और कंपनी वेंटिलेटर से बाहर आ गई है। बिल्कुल। लेकिन बाजार में टिके रहने के लिए सिर्फ कर्ज मुक्त होना काफी नहीं है, आपको बढ़ना भी होता है। और यहीं से शुरू होती है पीसी ज्वेलर की मेगा एक्सपेंशन रणनीति। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने विस्तार के लिए एक दो तरफा हमला तैयार किया है। एक तरफ वे अगले 12 से 18 महीनों में टियर 1 और टियर 2 शहरों में 100 बड़े फ्रेंचाइजी शोरूम खोलने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रणनीति बाजार के विश्लेषकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है छोटे शहरों और कस्बों में उनकी पहुंच। वे उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम युवा यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत भारी विस्तार कर रहे हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। इस चर्चा में हम उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हम इसका विश्लेषण केवल और केवल एक बिजनेस केस स्टडी और कॉर्पोरेट रणनीति के रूप में कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये समझना है कि पीसी ज्वेलर इस योजना का व्यावसायिक उपयोग कैसे कर रहा है। यह किसी भी रूप में किसी राजनीतिक दल या नीति का समर्थन या विरोध नहीं है। हम निष्पक्ष रूप से केवल वित्तीय जानकारी पर बात कर रहे हैं। एकदम सही। तो अगर विशुद्ध रूप से व्यापारिक नजरिए से देखें तो इस योजना के तहत पीसी ज्वेलर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 1000 माइक्रो फ्रेंचाइजी खोलने की तैयारी कर रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को उद्यमिता से जोड़ना है और वित्तीय सहायता देना है। हाँ, और पीसी ज्वेलर बहुत ही चतुराई से इसका लाभ उठाते हुए पारंपरिक सुनारों को अपने कॉर्पोरेट ब्रांड की छतरी के नीचे ला रहा है। ये तो एक क्लासिक हब एंड स्पोक मॉडल की तरह लगता है। अक्सर बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड जब छोटे शहरों में जाते हैं तो वे स्थानीय सुनारों को खत्म कर देते हैं, लेकिन पीसी ज्वेलर उनसे मुकाबला करने के बजाय उन्हें ही अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर बना रहा है। मतलब उन्हें अपनी ही सेना में भर्ती कर रहा है। बिल्कुल। और इस सेना को भर्ती करने का जो अर्थशास्त्र उन्होंने तय किया है वो बहुत ही आक्रामक है। आमतौर पर ज्वेलरी उद्योग में तनिष्क और कल्याण ज्वेलर जैसे दिग्गज फ्रेंचाइजी से लगभग 2% रॉयल्टी वसूलते हैं, लेकिन पीसी ज्वेलर अपने भागीदारों से केवल 1% रॉयल्टी ले रहा है। और इस फ्रेंचाइजी को खोलने के लिए निवेश कितना चाहिए होता है? निवेश शहर के आकार पर निर्भर करता है। टियर 1 शहरों में एक शोरूम के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए से लेकर टियर 3 शहरों में 7 करोड़ रुपए तक का निवेश है। और जो चीज नए भागीदारों को सबसे ज्यादा लुभा रही है वो ये है कि कंपनी उन्हें ब्रेक इवन के बाद 15 से 20% की शानदार आरओआई का अनुमान दे रही है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी वित्तीय खामी नजर आ रही है। अगर वे बाजार के बाकी दिग्गजों के मुकाबले आधी रॉयल्टी ले रहे हैं, यानी सिर्फ 1%, और फ्रेंचाइजी मालिक को 15-20% का रिटर्न भी दे रहे हैं, तो कंपनी खुद पैसा कैसे कमाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। गहनों का रिटेल व्यापार तो हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन वाला माना जाता है ना। 1% रॉयल्टी लेकर विस्तार करना तो कॉर्पोरेट खुदकुशी करने जैसा लगता है। देखिए, यहीं पर पीसी ज्वेलर के मुनाफे के मार्जिन का ढांचागत रहस्य या स्ट्रक्चरल मार्जिन एडवांटेज काम आता है, और यही वो बिंदु है जहां ये कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे निकल जाती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो पीसी ज्वेलर का एबिडा मार्जिन 22% के स्तर पर है। क्या 22%? रुकिए, अगर हम इसकी तुलना इंडस्ट्री के दिग्गजों से करें तो कल्याण ज्वेलर का एबिस्टा मार्जिन तो सिर्फ 6% के आसपास है और टाइटन का करीब 9% है। जी हाँ, 6 या 9% के मुकाबले 22%, ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। ये अंतर बहुत विशाल है। ये जादू हो कैसे रहा है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में रखने का नतीजा है। इस 22% के मार्जिन के पीछे 3 बड़े और बहुत ही ठोस कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। ज्यादातर बड़ी ज्वेलरी कंपनियां अपने गहने बाहरी ठेकेदारों से बनवाती हैं। हाँ, जिससे मेकिंग चार्ज का एक बड़ा हिस्सा बाहरी कारीगरों के पास चला जाता है। बिल्कुल, बिचौलिए मुनाफा ले जाते हैं, लेकिन पीसी ज्वेलर के पास अपनी खुद की विशाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। वे अपना माल खुद बनाते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के स्तर का वो सारा मुनाफा कंपनी के भीतर ही रहता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा बड़ा कारण है इन हाउस डिजाइन। बाजार के बाहरी वेंडर्स या महंगे डिजाइनरों पर निर्भर न रहने से उनकी लागत में भारी कमी आती है। वे अपने डिजाइन खुद बनाते हैं। इससे न सिर्फ बाजार में उनके गहनों की एक्सक्लूसिविटी बनी रहती है, बल्कि डिजाइन रॉयल्टी का पैसा भी बचता है। और तीसरा कारण जो मैंने उनकी रिपोर्ट में देखा था वो उनके प्रोडक्ट मिक्स से जुड़ा है। उनका मुख्य फोकस प्लेन गोल्ड पर नहीं, बल्कि डायमंड और जड़ाओ यानी स्टडेड गहनों पर है। यह बहुत अहम पॉइंट है।
गहनों के व्यापार को समझने वाला हर व्यक्ति जानता है कि प्लेन गोल्ड ज्वेलरी पर मार्जिन बहुत कम होता है। हाँ, सोने के बिस्किट या चेन तो लगभग कमोडिटी की तरह बिकते हैं। कीमतें हर दुकान पर लगभग एक जैसी होती हैं। बिल्कुल, लेकिन डायमंड और स्टडेड गहनों पर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां ग्राहक सोने के वजन का नहीं बल्कि डिजाइन, कारीगरी और ब्रांड की वैल्यू का पैसा देता है। तो अगर मैं इन सारी बातों को जोड़कर देखूं, तो मुझे मेरे उस सवाल का जवाब मिल रहा है कि पीसी ज्वेलर केवल 1% रॉयल्टी लेकर कैसे सरवाइव कर सकता है। असल में उन्हें रिटेल फ्रंट पर ज्यादा रॉयल्टी कमाने की जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। वे अपना 22% का भारी भरकम मुनाफा होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर ही कमा लेते हैं, क्योंकि माल उनके कारखाने से बनकर निकलता है। फ्रेंचाइजी शोरूम तो बस उस माल को जनता तक पहुंचाने का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। चूंकि वे मैन्युफैक्चरिंग में कमा रहे हैं, वे रिटेल मार्जिन का एक बड़ा हिस्सा खुशी-खुशी फ्रेंचाइजी मालिक को दे सकते हैं। ये कोई अस्थायी उछाल नहीं है, ये एक ढांचागत मजबूती है। मतलब वे पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर रिटेल फ्रंट तक। कर्जा खत्म होने से फाइनेंस कॉस्ट बच रही है, इन हाउस होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बच रही है, और ये सब मिलकर उनके मार्जिन को 22% पर स्थिर रखता है। ये रणनीति वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो पीसी ज्वेलर का सफर किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 2018 में अफवाहों और खराब गवर्नेंस ने जिस कंपनी को दिवालियापन की कगार पर धकेल दिया था, जहां उनका सामान 900 दिनों तक गोदामों में पड़ा रहता था। हाँ, और कर्ज 3400 करोड़ तक पहुंच गया था। आज वही कंपनी 2026 में पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने जा रही है और 25% का मार्जिन कमा रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब हो, अगर वित्तीय अनुशासन हो, बैंकों के साथ सही समय पर रणनीति साझेदारी हो और कंपनी अपनी कोर ताकत पर वापस लौट आए, तो वापसी असंभव नहीं है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जिस तरह से पीसी ज्वेलर्स सीएम युवा जैसी योजनाओं के माध्यम से 1000 माइक्रो फ्रेंचाइजीज बना रहा है, वे असंगठित बिखरे हुए स्थानीय कारीगरों को एक कॉर्पोरेट ब्रांड के ढांचे में ला रहे हैं। भारत में आज भी रिटेल सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित है। सही कहा। तो क्या बड़े कॉर्पोरेट ढांचे और स्थानीय सूक्ष्म उद्यमियों के मिलन का ये हाइब्रिड मॉडल भारत के अन्य संकटग्रस्त रिटेल ब्रांड्स को पुनर्जीवित करने का नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में रिटेल इंडस्ट्री की दिशा तय कर सकता है। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।